वेलकम टू एपीजी क्लासेस। आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको जो यूपी बोर्ड की 2022 का एग्ज़ाम हो रहा है क्लास 10th का, उसका हमने साइंस का क्वेश्चन बताया था और आपसे बताया था कि ये कैसे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, कौन से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। उस सारे क्वेश्चनों को हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का पता चल सके। उसमें जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं वही सारे क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, और उसमें ये मान के चलिए कि 80 से 90% वही क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि हमने 3-4 साल का जो भी क्वेश्चन उसमें बताए हैं वो सारे क्वेश्चन आते हैं, और इस बार भी उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना। तो हमारे कुछ दोस्तों का ये रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर भी आप बता दें, तो हमने आपको आज आंसर बताने के लिए, यानी जो भी कल क्वेश्चन बताए थे उसका आंसर क्या होगा उसको बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो भी बुक पढ़ते हैं, जैसे ज़्यादातर बच्चे विद्या क्वेश्चन, विद्या क्वेश्चन, अवतार या जो भी गाइड्स होते हैं उनका यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को किताब की भाषाएं समझ में नहीं आती हैं। तो हम आपको आसान भाषा में उसका आंसर बताएंगे, ताकि आप एग्जाम में उन आंसरों को लिखेंगे तो अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे हमने क्वेश्चन बताया था उसी क्वेश्चनों का आंसर आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे और उसका आंसर बता देंगे, नहीं। जो क्वेश्चन हमने बताया था कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों का आंसर भी आपको मिलेगा। तो बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने बताया था कि प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं। पहले हम प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे, ताकि आपको पता चले कि ये किस प्रश्न का आंसर है। हमने बताया था कि अति लघु उत्तरी प्रश्न सबसे पहले हमने बताया था। तो अति लघु उत्तरी प्रश्न में हमने सबसे पहले बताया था कि प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हो, इसका नियम लिखो। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न था आपका प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। इसके नियम लिखिए। ठीक है ना। तो हमें बताना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके नियम क्या होते हैं। हम आपको आसान से आसान शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान पूर्वक अगर उसको सुनेंगे तो आप उम्मीद है कि आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, और बगैर रटे उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए क्या होता है। उत्तर पहले हम बता रहे हैं इसका। देखिए उत्तर क्या होगा इसका। आपसे पूछा गया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो सबसे पहले आप प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताएंगे। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है। ये एक तल है। तल कैसा है? चिकना है, नीचे आपका कलई लगा हुआ है। ठीक है ना। नीचे आपका कलई लगा हुआ, ऊपर चिकना तल है। जैसे आपका ये ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड, उसी तरह ये क्या है? चिकना तल है। जैसे आप मिरर को उनकी बात करते हैं, दर्पण क्या होता है? मिरर ही होता है। सिंपल भाषा में कहें तो ये एक आईने के आकार का है। प्रकाश की किरण क्या होती है? इधर से आती है और यहाँ टकराती है, फिर इधर चली जाती है। बीच में एक बनता है आपका लंब, तो इसको हम कहते हैं आपतित किरण। इसे हम कहते हैं आपतित किरण। इसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण।
ठीक। ये जो किरण आएगी इसे कहते हैं आपतन कोण, और ये जो टकरा कर वापस जाएगी इसे परावर्तन कहते हैं, इसे आर से डिनोट करते हैं। और ये होता है अभिलंब, 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 ठीक है ना। ये तीन चीजें होती हैं। अब इसका डिफिनीशन कैसे बनाएंगे, कैसे बताएंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए फिगर से ही आपको आंसर बताने की हम प्रयास करेंगे, इसीलिए हमने फिगर बनाया कि ताकि आप आंसर को आसानी से समझ सकें। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए प्रकाश की, ये प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश के चिकने तल से, ये तल कैसा है, चिकना है, चिकने तल से टकरा कर वापस जाने की, यानी उसी माध्यम में वापस जाने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या लिखेंगे, प्रकाश के चिकने तल से टकरा कर वापस उसी माध्यम में जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। यानी प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपका आंसर केवल इतना ही है, वो पूछा कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो आपका आंसर यही होगा कि प्रकाश के चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश इधर से आई, यहाँ से ये चिकना तल है, यहाँ से टकराई और उसी माध्यम में वापस चली गई, इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप एग्जाम में अगर फिगर भी बनाते हैं तो और अच्छा नंबर मिल सकता है। अब इसके नियम के बारे में पूछा गया, इसके नियम देखिए, तो इसके देखिए दो नियम होते हैं, नियम, इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, पहला नियम होता है ये जो आपतन कोण है इसे आई को आपतन कोण कहते हैं और आर को परावर्तन कोण कहते हैं। तो पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये इसका पहला नियम है, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आप केवल चीजों को समझें और उसका आंसर दें। देखिए हमने क्या बताया है, प्रकाश के परावर्तन का डिफिनीशन हमने बता चुका है, आप इसे अच्छी तरीके से नोट करके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए हमने नियम क्या बताया है कि आपतन कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। यहाँ देख रहे हैं आपतन कोण आई है, परावर्तन कोण आर है, यानी आई किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए ये किरण जो आ रही है इसे आपतित किरण कहते हैं, ये किरण जो वापस जा रही है इसे परावर्तित किरण कहते हैं, और ये जो बीच में है इसे अभिलंब कहते हैं। आप देखेंगे कि तीनों क्या है, एक ही तल में है कि नहीं है, एक ही तल में है ना, यानी इसी प्लेन के तल पे है, तो इसे हम कहेंगे दूसरा नियम, यानी आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा और इसके नियम, ये पूरे कंप्लीट आंसर हैं। अगर आप क्वेश्चन को ऐसे उसका आंसर देते हैं तो आप पूरी नंबर पाने का हकदार होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों को एक बार पढ़ें, आसानी से समझें और उसका आंसर दें।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था। दूसरा क्वेश्चन था कि दर्पण के रेखीय आवर्धन की परिभाषा लिखिए। यानी हमने दूसरा क्वेश्चन आपको बताया था कि दर्पण के रेखीय आवर्धन की परिभाषा लिखिए। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 1 से 2 नंबर में। तो देखिए दर्पण के रेखीय आवर्धन क्या होता है हम आपको बताएंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन बताना है, बताकर उसका आंसर भी बताना है, इसलिए हम थोड़ा तेज़ी में चलेंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि सारी चीज़ों को सुनिए ध्यानपूर्वक और उसको नोट कर लीजिए। तो देखिए दर्पण के रेखीय आवर्धन की परिभाषा क्या होती है। देखिए दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है उसे आई से डिनोट करते हैं और वस्तु की लंबाई जो होती है उसे ओ से डिनोट करते हैं। तो डिफिनीशन क्या होगा हम बता दे रहे हैं आपको। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है। अब रेखीय आवर्धन कहते हैं, हमने बताया कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। दर्पण से आपको प्रतिबिंब बनाकर पढ़ाया गया होगा, आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है उसे आई से डिनोट करते हैं, जो वस्तु की लंबाई होती है उसे ओ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आवर्धन क्या हो जाएगा, आवर्धन को एम से डिनोट करते हैं। तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपान ओ। ऊपर क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, नीचे क्या है वस्तु की लंबाई। यहाँ पर आपको लिखा गया है इसलिए हम ज़्यादा इसमें नहीं लिखेंगे। एम इक्वल टू आई अपान ओ, या फिर इसको क्या और भी लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं माइनस वी अपान यू। इसको भी ध्यान रखिएगा कि दर्पण के रेखीय आवर्धन की परिभाषा क्या होती है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात को, ये देखिए आई और ओ के अनुपात है ना, इसी अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे एम से डिनोट करते हैं। एम इक्वल टू आई अपन ओ होता है या फिर माइनस वी अपन यू होता है। ये फार्मूला भी आप लिख सकते हैं। तो ये है दर्पण के रेखीय आवर्धन की परिभाषा। आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। हमने आपको पूरा अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अब चलते हैं आगे और कौन से क्वेश्चन आपको बताए गए हैं उस पर बात करेंगे। देखिए वो क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन है आपका क्रांति कोण से क्या समझते हैं, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि क्रांति कोण की परिभाषा बताइए। तो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे क्रांति कोण क्या होता है। जैसे ये देखिए, ये एक समतल है, यहाँ से क्या होती है प्रकाश की किरणें ऐसे आती हैं, ठीक, प्रकाश की किरणें ऐसे आती हैं, यहाँ से क्या होता है ये टकराकर इसी माध्यम में वापस चली जाती है, लेकिन नियमतः आना चाहिए इसको इधर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से ये क्या होती है इधर चली जाती है और पूरा इधर नहीं जाती है। देखिए यहाँ पर जो बनता है, यहाँ पर ये बनता है 90 अंश का कोण, ठीक है ना। सॉरी यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ पर जो लंबवत होता है, लंबवत, ठीक है ना। लंबवत से जो कोण बनता है यहाँ पर जो कोण बनता है लंबवत से, ठीक है ना। लंबवत जो ये है पूरा आपका यहाँ तक, तो यहाँ जो कोण बनता है ये जो 90 अंश बनता है। देखिए जो किरण आती है, ठीक है ना, जो किरण आती है उसे हम आई से डिनोट करते हैं और ये जो कोण होता है इसे सी से, ठीक। तो देखिए ये आपका होता है सघन माध्यम, और ये नीचे का जो टोटल होता है ये विरल माध्यम होता है, ठीक है ना। आप एग्जाम में फिगर बना सकते हैं या नहीं भी बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपको फिगर बनाया है। अब देखिए
इसका डिफिनीशन हमसे पूछा गया है कि क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए क्रांतिक कोण से क्या समझते हैं। देखिए जब प्रकाश की किरण क्या होती है, ये सघन माध्यम है, ये पूरा सघन माध्यम से क्या होती है, विरल माध्यम में जाती है। ये विरल माध्यम है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह क्या होती है, विरल माध्यम में जब जाती है तो उसके द्वारा जो बनाया गया कोण है वह 90 अंश हो जाता है। यानी प्रकाश की किरण यहाँ से आई और फिर इधर चली गई, तो उसके द्वारा जो विरल माध्यम में बना कोण होता है अपवर्तन कोण, वो 90 अंश हो जाता है और इसी घटना को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके द्वारा बना परावर्तन कोण का मान, ठीक है ना, परावर्तन नहीं अपवर्तन होगा, अपवर्तन कोण का मान, कोण का मान 90 अंश हो जाता है तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है ना। यानी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके द्वारा बना अपवर्तन कोण जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। देखिए ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, इसके द्वारा जो ये कोण बन रहा है ये 90 अंश बन रहा है और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है ना। तो आपको ये परिभाषा बताए गए हैं, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। फिगर के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ये फिगर रहेगा तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, आप इससे क्या समझते हैं। तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है ना, तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। देखिए जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्रांतिक कोण का मान, ठीक है ना। यानी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसके द्वारा बना कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं।
ठीक है ना। यानी जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके द्वारा बना अपवर्तन कोण का मान जो होता है वो 90 अंश से अधिक हो जाता है, अर्थात क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। और इसी घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, जिसे TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है ना। इसी पर पूछा जाता है कि रेगिस्तान में मरीचिका जो बनता है वो किस घटना पर आधारित है, तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के घटना पर आधारित है। तो यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के से आप क्या समझते हैं, उसका डिफिनीशन हमने पूरे अच्छे तरीके से आपको लिख कर समझाया है। उम्मीद है कि आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या था। देखिए वर्णक्रम क्या है, वर्णक्रम एवं वर्ण विक्षेपण से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड की एग्जाम में। तो हम आपको पूरी डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे। वर्णक्रम क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है। देखिए जब प्रकाश की किरण क्या होती है, ये प्रिज्म है, आप लोग प्रिज्म देखे होंगे, ऐसे प्रिज्म होता है। ठीक है ना। तो जब प्रकाश की किरण, कोई भी प्रकाश की किरण ऐसे प्रिज्म पर आती है और वो क्या करती है, प्रिज्म में जब प्रवेश करती है तो वह 7 रंगों में विभक्त होती है। ठीक है ना। वह 7 रंगों में विभक्त होती है। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इस तरह वो 7 रंगों में विभक्त होती है। और जो 7 रंगों में विभक्त होती है, सबसे निचला रंग होता है बैगनी, दूसरा होता है जम्बुकी, तीसरा होता है नीला, चौथा होता है हरा, पांचवा होता है पीला, छठवां होता है नारंगी और सातवां होता है लाल। यानी प्रकाश की किरण क्या होती है, जब प्रिज्म से होकर गुजरती है, ये आपका प्रिज्म है, प्रिज्म, और ये है श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश। ठीक है ना। तो जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह क्या होती है, 7 रंगों में विभक्त होती है, बैगनी, जम्बुकी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है ना। इन 7 रंगों में विभक्त होती है। और इसी विभक्त होने की घटना को हम क्या करते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी प्रकाश के रंग जो होते हैं वो जब बिखरते हैं तो उसी घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये जो रंगों के समूह होते हैं, इस समूह को हम कहते हैं वर्णक्रम। जो रंगों के समूह होते हैं इसे हम कहते हैं वर्णक्रम, और रंगों के बिखरने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, हम इसका डिफिनीशन ये लिखेंगे, यानी उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर ऐसे लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह आधार की ओर झुकने के साथ विभिन्न रंगों में बिखर जाती है। ठीक है ना। विभिन्न रंगों में बिखर रही है, तो विभिन्न रंगों में बिखर जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है ना।
यानी जब प्रकाश की किरण क्या होती है, प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो वह क्या होती है, आधार की ओर झुक रही है। तो आधार की ओर झुकने के साथ साथ इन विभिन्न रंगों में बिखरती है, और इसी घटना को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। और रंगों का जो समूह होता है उसे हम कहते हैं वर्णक्रम, तथा रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं। ठीक है ना। रंगों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णक्रम कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रिज्म का जो रंग होता है वो आधार की ओर से गिना जाता है, बैगनी, जमुकी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसे संक्षेप में क्या कहते हैं, संक्षेप में, इसे संक्षेप में किसको, रंगों के समूह को संक्षेप में क्या कहते हैं, बैजनी हपीनाला, बैजनी हपीनाला। ठीक है ना। इसे संक्षेप में बैजनी हपीनाला, और इंग्लिश में विबग्योर, VIBGYOR। देखिए 7 रंग है, 1 2 3 4 5 6 7। हिंदी में बैजनी हपीनाला, इंग्लिश में विबग्योर कहते हैं। ठीक है ना। B से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज जिसको नारंगी, और R से रेड। ठीक है ना। तो ये 7 रंगों के समूह है जिसे बैजनी हपीनाला या फिर विबग्योर कहते हैं। ठीक है ना। तो ये है वर्णक्रम एवं वर्ण विक्षेपण के ये पूरे आंसर। ठीक है ना। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो भी क्वेश्चन और बच जा रहे हैं जिनका आंसर हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे, और उसी के साथ साथ बहुविकल्पी प्रश्न भी हम तैयार कर रहे हैं, ताकि आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन भी हम करा दें, ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आप लोग वीडियो को एक बार जरूर लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।